रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है तो लाइव सुन रहे थे। भेजते हैं। चल रहे थे कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे ना, शेप पढ़ ली थी हमने सभी ऑर्बिटल्स की ना, है ना? एक बार तो एफ की शेप तो कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे नहीं। क्या करते हैं अब, किसकी बात कर लेते हैं? मैग्नेट स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन कर लेंगे पूरा क्वांटम नंबर्स का ना, चारों की वैल्यूज का, ठीक है, एक ही पेज पे। तो फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे ना। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें, फोर्थ लिखो इसमें, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना? स्पिन क्वांटम नंबर स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था ना, अलग से था। देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताया था, क्या बताता है ये? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये खुद की एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है उसके बारे में कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है? इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, खुद की एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है उसके बारे में कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर, है ना? तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यूज बताई गई, एक क्लॉकवाइज स्पिन के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज। ना उस नंबर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वैसी दो नंबर्स वैल्यूज बता दी गई ना। तो अगर बात करें हम परमिटेड वैल्यूज ऑफ एस, एस की जो परमिटेड वैल्यूज है वो क्या होती है? प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एस से ना, स्पिन क्वांटम नंबर को। तो एस की परमिटेड वैल्यूज दो, एक प्लस हाफ हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? माइनस हाफ। देखो ये कन्वेंशन था ना, बाय कन्वेंशन, कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो तो हम एस की वैल्यू क्या मान लेते हैं? प्लस हाफ। ये ना सिर्फ एक कन्वेंशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन कैसा स्पिन कर रहा होगा? क्लॉकवाइज स्पिन, तो उसके एस की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम? प्लस हाफ। और देखना इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पिछले में तो सर आपने माइनस एल प्लस एल, वो तो एम था, सर इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है? नहीं, ये तो इसका वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सबसे अलग क्वांटम नंबर है ना, सिर्फ ये दो वैल्यूज होती है फिक्स ना, या तो प्लस हाफ या फिर क्या होगा? माइनस हाफ। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन फिक्स है, या तो ऐसे अपवर्ड एरो ऐसा लिखोगे या फिर ऐसा। तो मतलब अगर कभी मैंने अपवर्ड इलेक्ट्रॉन शो करके, मतलब वो कौन सा है? क्लॉकवाइज स्पिन वाला, तो उसके एस की वैल्यू क्या मानते हैं हम? प्लस हाफ। ये कन्वेंशन है सिर्फ ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो क्या मान लेंगे? एस की वैल्यू क्या मानेंगे? माइनस हाफ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लेते हैं? ऐसे डाउनवर्ड एरो ना, या आधा एरो शो कर दो या कंप्लीट एरो, जैसा मन करे, ठीक है। वो आधा एरो इसलिए शो करते हैं क्योंकि जब पेयरिंग कराने लगेंगे ना तो फिर आधा आधा ऐसे शो कर देते हैं ना। तो अब एक ही स्क्रीन पे पूरा कंक्लूजन बना देंगे ताकि उससे क्वेश्चंस अपने लिए आसान हो जाए करने ना। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल 2l+1 लिखा अपने, देख शेल में n स्क्वायर, एक तो शेल है KLMN, एक उसके अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, तो कितने होंगे? क्या कह रहे? हाँ, शेल के अंदर तो पूरे शेल में जितने भी सब शेल्स हम सभी के टोटल कर देगा वो। तो शेल के लिए n स्क्वायर, सब शेल के लिए 2l+1, दो चीजें अलग अलग है ना, एक शेल के बताएगा और एक सब शेल के बताएगा। चले आगे, है ना? एक बार मैं पूरा कंक्लूजन बनाऊंगा, अपना कॉपी का फिर स्पेस देख के उस हिसाब से बना लेना उसको ना।
तो जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े, जो जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, सारी एक ही टेबल में बना देंगे ना, तो चीजें बहुत आसान सी लगेंगी। नोट करो, ठीक है सभी ने। तो देखो, अगर मैं हेडिंग डाल दूं क्वांटम नंबर्स, तो कितने क्वांटम नंबर पढ़े हैं आपने? 4 ना। सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा पढ़ा था हमने? प्रिंसिपल। क्यू एन का मतलब क्वांटम नंबर। अच्छा, ये किसके बारे में बताता है? टेल्स अबाउट, सिंपल ऐसे लिखते हैं, मेन एनर्जी शेल। क्या बताएगा ये? मेन एनर्जी शेल के बारे में। अच्छा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन क्या हो सकती हैं? एन की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4, कोई भी ऐसे पॉजिटिव क्या हो सकता है? इंटीजर। अगर बात करें नंबर ऑफ सबशेल्स की, किसके बराबर होता है? एन के बराबर। ये एक शेल के चल रहे हैं ना, इन nth शेल लिख दें। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल, बताते चलना, तुमने सब पढ़ रखा है। अब n का स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, क्योंकि एक ऑर्बिटल, एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो टोटल n स्क्वायर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2n स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक पढ़ा सभी ने? फिर नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन था अपना? एजीमुथल क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते थे? एल से। किसके बारे में बताता है ये? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल की। कौन सा सबशेल है? अगर एल की वैल्यू 0 हुई तो कौन सा सबशेल? एस सबशेल। एल की वैल्यू 1 हुई तो पी सबशेल। एल की वैल्यू 2 हुई तो, एल की वैल्यू 3 हुई तो, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एन। अगर एन की वैल्यू फिक्स कर दें तो परमिटेड वैल्यूज ऑफ एल क्या होंगी? 0 टू n माइनस 1। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो l क्या हो सकता है? या तो 0 या फिर क्या हो सकता है? 1। अब एक सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्बिटल। तो अगर मेरे को निकालने हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, देखो डिफरेंस है वो क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनएचएल। अब क्या बात करें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। तो क्या फॉर्मूला होगा? 12 प्लस 1। फिर लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, तो क्या होगा? 2 इंटू में 12 प्लस 1, क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 1। देखो यही सारी बातें पढ़ी थी हमने। एस में कितना ऑर्बिटल था? एक। पी में कितने थे? 3। पी में कितने थे? 3। 3 का नाम, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। डी में कितने थे? 5। कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अभी हमने एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं करी, याद कराना भी बात करनी इसके जस्ट बाद ना। अभी नहीं पढ़ा है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद बताऊंगा अभी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल लिख दूं, जितनी वैल्यूज होंगी उतने क्या होंगे? ऑर्बिटल्स। अगर हम बात करते हैं फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एल, बताओ परमिटेड वैल्यूज क्या होंगी एम की? -L2 प्लस एल, इंक्लूडिंग 0। और लास्ट अभी कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा हमने? स्पिन क्वांटम नंबर। किसके बारे में बताते हैं स्पिन क्वांटम नंबर? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। वैसे लिखते स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एस की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? +12 या फिर -12। क्या इतनी सारी क्वांटम नंबर्स की हमने बात करी है। अब इसी पे बेस खूब सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं ना। तो मेन चीज क्या रखनी है? एन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सबशेल किसके बराबर? n। ऑर्बिटल किसके बराबर? n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर।
एल की वैल्यू क्या बताता है सब शेल के बारे में, एल 0 हुआ तो एस सब शेल, एल 1 हुआ तो पी, एल 2 हुआ तो डी, एल 3 हुआ तो एफ। अगर एन की वैल्यू फिक्स कर दें तो एल की पॉसिबल वैल्यूज 0 से लेके n-1। अगर किसी एक सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो 12 प्लस 1, इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 2 इंटू 12 प्लस 1। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर एल की वैल्यू फिक्स कर दें तो -l से लेके +l इंक्लूडिंग 0, और एस की पॉसिबल वैल्यूज +12 या फिर -12। देख लो इसको, इसी में बेस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अब। क्वेश्चंस किए थे भी तूने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, कर रहा है, हो रहे हैं कुछ? 35 तक कर दिए। इसको लगेंगे हाँ, वो तो मेन क्या बता रहा है, सब शेल है फिर ऑर्बिटल, मतलब एक एक चीज लिखी है हमने तो। शेप तो पता चलता है, एस कैसा होता है स्फेरिकल, पी डम्बेल, डी डिफ्यूज्ड, डबल डम्बेल, और एफ कॉम्प्लेक्स शेप। देखो स्पीड पे लिखो जल्दी।
लिख दिया, चले आगे। जिसने लिख दिया ना वो एक छोटा सा इसमें सब हेडिंग डालना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हाँ बाकी मतलब ये फ्लो चार्ट एक बना लिया, इसका आगे लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक नाम भी लिखा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ना, क्योंकि उसका एल की वैल्यू यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, अगर किसी ऑर्बिटल में मतलब सबशेल के किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ना। ऑर्बिट वाला एंगुलर मोमेंटम किसने बताया था, बोर ने। वो क्या लिखा था, एमवीआर किसके बराबर, एनएच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे वो एन की जगह, क्योंकि एन तो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, अब हमने को चाहिए क्या, सब शेल की बात है, तो उसमें अब एल का नंबर आने लगेगा ना। तो देखते हैं एल वाला फॉर्मूला क्या होगा, लिखिएगा सभी ने ये। तो अब बात करते हैं किसकी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। किसी सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है होता है रूट ओवर एल मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस वन, और ये एच अपॉन 2 पाई ब्रैकेट से बाहर है ना, उसे रूट से बाहर है, इंटू में क्या होगा एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये किसका फॉर्मूला है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। अच्छा ये एच अपॉन 2 पाई ध्यान है क्या लिखते थे इसको, बताया था कि एक दिन क्वेश्चन में, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे ना, बार नहीं है, बार तो ऊपर लगता है, बीच में काट देते हैं, हैश बोल देते हैं इसको ना। ठीक है, तो क्या चीज है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। बहुत बार ऐसा होगा तुम्हें एच अपॉन 2 पाई की जगह ये लिखा मिलेगा ना, क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर इसको ऐसे हैश भी बोल देते हैं ना, मतलब एच हैश करके ना। ठीक है, एच हैश बोल दो, सिर्फ हैश बोल दो तो फिर, पर जो टर्म है वो कौन सा होता है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट ज्यादा लिखा मिलता है। एक साइड में अब यहाँ पे बोर वाली बात मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों चीजें क्वेश्चन अलग से पूछता है ना। अगर कभी पूछे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, वो किसने बात बताई थी, बोर ने ना, तो वो किसके बराबर था, एन इंटू एच अपॉन में 2 पाई के, क्योंकि वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, एमवीआर, और वो कहानी किसने दी थी, बोर मॉडल में ना। तो अगर कभी पूछे किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताओ तो वो क्या होगा, एन इंटू एच अपॉन में 2 पाई। और अगर ऑर्बिटल का पूछे तो रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू शेल नंबर जो होगा ना। हाँ रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट एच, वो तो लिखने का तरीका है सिर्फ ना। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बोर ऑर्बिट, कि किसी बोर में तो कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा नहीं होगा, जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो जो एन इंटू एच अपॉन 2 पाई को सेटिस्फाई कर दे। जैसे एच अपॉन 2 पाई हो सकता है, एच अपॉन पाई हो सकता है, एन की वैल्यू 2 रखो, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 एच अपॉन में 2 पाई, 4 रखोगे तो क्या आएगा, 2 एच डिवाइडेड बाय पाई, ऐसे 5 रखोगे तो 5 एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं, इसके अलावा जो होगा वो जो नहीं प्रेजेंट होगा उसमें वो क्या होगा, आंसर मार्क कर देंगे। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दोनों चीजों में क्या है डिफरेंस, जब ऑर्बिट की बात करेगा तो टर्म कौन सा आएगा, एन का, ऑर्बिटल की बात करेगा टर्म कौन सा आएगा, एल वाला। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन एक देखना इसमें, तो चिल्लाएगा नहीं ना,
है ना, सभी कॉपी पे लिखेंगे, ये नोट करते रहो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका आंसर लिखना, तो एक आधा तो पक्का गलत करेगा। है ना, कोई यानी कि चिल्लाएगा नहीं, सिर्फ लिखना है कॉपी पे आंसर ना। पहले नोट कर लो, ये साइड में जरूर लिखना है ये वाला ना, ताकि दोनों चीजें कंपेरेबल पता चले कि ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल का। हाँ कभी कुछ और तो फॉर्मूला तो गणा को लिखा। ऐसा कंप्यूटर में चलेगा, वो निकालना है ऑर्बिटल, ऑर्बिट होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन वाला लगेगा फॉर्मूला तो। इनकी मैंने देख सकते हैं पीछे एस ऑब्जेक्ट ये यूज होती है। अंदर नाम लिखो, क्या आएगा आंसर, कॉपी पे लिखना है भैया यार, मतलब जीरो है फिर हम सारी देश गलती कर देते हैं, जल्दबाजी करते हैं हम, जीरो प्लस वन वन इंटू एच अपॉन टू बाई, अरे आगे भी तो मल्टीप्लाई जीरो है वो, एल इंटू एल प्लस वन है, तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ना हो जाता, होता नहीं होता, ये क्वेश्चन ही इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आधा देश गलती क्या करता है, ये तो भूल जाते हैं जीरो प्लस वन 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 इंटू एच अपॉन टू बाई, तो आया था ना एच अपॉन टू बाई, एच अपॉन टू बाई आया था ना आंसर, फिर क्या था जीरो, तो पहले एच अपॉन टू बाई नहीं लिखा गया, फिर ठीक है, होती है गलती सभी से होती है, जो लिख के नहीं देखता ना उससे पक्का होती है ना, जो सीधा लिखता है ना, अच्छा एल इंटू एल प्लस वन, तो वो ना एल तो भूल जाता है, जीरो प्लस वन 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 इंटू एच अपॉन टू बाई, आंसर आ गया, वो क्या मिलता है फिर माइनस एक। एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अगर फॉर्मूला लिखें, क्या लिखोगे, रूट ओवर में जीरो इंटू जीरो प्लस वन इंटू एच अपॉन टू बाई, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, आंसर क्या आएगा जीरो, है ना। ऐसा अगर पूछ ले अगर पी सब शेल के लिए बताओ तो क्या होगा, रूट टू इंटू एच अपॉन टू पाई, फिर तो वन इंटू वन प्लस वन हो गया, वन प्लस वन कितना हो गया टू, तो रूट टू इंटू एच अपॉन में टू पाई, तेरह बात है। जैसे आप आगे पी डी एफ इनके लिए तो निकाल सकते हैं, गलती कहाँ पे होती है, सिर्फ एस ऑप्शन में ना, वो दिमाग नहीं लगता, जीरो में मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता है। ठीक है चलो आगे चलते हैं, अब करते हैं खूब सारे सवाल ना। मतलब क्या डिफाइन क्या करें, शॉर्ट फॉर्म तो देखो कुछ नहीं, ऐसा ही लिखा मिलेगा। एच अपॉन टू पाई की, एच अपॉन टू पाई की सोचने दो मेरे को, एच अपॉन फोर पाई कितना होता है 0.527 इंटू टेन टू द पावर माइनस 34, तो उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.527 इंटू टू कर दो, कौन है देखियो,
चलें आगे। चलो अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे, जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे हाइपोथेटिकल भी बनाए जाएंगे, याद रखना। मतलब जरूर थोड़ा ना हमेशा एल की वैल्यू 0 से n-1, वो तो रेगुलर है। हम हाइपोथेटिकल अपने हिसाब से क्वेश्चन बना दें, मैं कह दूँ ना एल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो आप बताओ क्या ऐसा क्वेश्चन होगा, तो फिर वैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे ना। सारे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, पहले तो जो एक्चुअल में होता है उसी पे चलते हैं ना। लिखो फिर, which of the following set of quantum number is permitted? परमिटेड मतलब कौन सा पॉसिबल है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन देख क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। सेकंड वाला, हाँ मतलब पहले ये चेक करो कौन सा पॉसिबल है। फर्स्ट वाला चेक करो, n3 हो सकता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ। n की वैल्यू 3 पॉसिबल है, हो सकती है। अच्छा n3 हुआ तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 2, तो मतलब l2 कोई पॉसिबल है। अगर l2 हुआ तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, मतलब -2 हो सकती है। s की वैल्यू +12 या फिर -12, तो मतलब a वाला सेट तो क्या है पॉसिबल, हो सकता है परमिटेड। b की बात करते हैं, n की वैल्यू 3 हो सकती है, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, 0 1 2 हो सकती है अगर n3 हुआ तो। अब l2 हुआ तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, मतलब m भी पॉसिबल हो सकता है। s कभी 0 तो नहीं होता, s क्या होता है +12 या फिर -12, तो मतलब इस वजह से ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। अगला चेक करो, n की वैल्यू 2 सही है, l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्यों ऐसा, क्योंकि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक या तो 0 हो सकता था या फिर 1, 2 कभी पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये इसलिए पॉसिबल नहीं है। अगले वाले में क्या परेशानी है, n और l फिर से क्या कर दिया, मैं बिल्कुल सेम लिख दिया क्या, ओहो चलो अब लिखा गया, बदल देंगे कुछ, 3 कर दे, वो क्या, अपन ने नोट पॉसिबल ही तो करना था, 3 लिख देते। क्लियर है, n की वैल्यू 2 होगी तो l तो 3 पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर क्या होता है अगर ऐसा सवाल होता तो बी सी डी। अपन सवाल बदल देते हैं, नया क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस मतलब कितने भी ऑप्शन सही हो सकते हैं ना, आराम से ढूंढो। ए में क्या परेशानी है, तुम एक बार चारों चेक कर लो पहले, तुम पहले चारों चेक करो आराम से।
तो ए ऑप्शन चेक करो, सेट n3 होता तो l0 हो सकता है, m l0 तो m भी 0 हो सकता है, s प्लस हाफ मतलब ये तो सही है, परमिटेड है ना। सेकंड n3 l2 हो सकता है, l2 हुआ तो m की वैल्यू -2 से +2, तो -3 तो नहीं हो सकता, मतलब ये क्या होगा, नॉट परमिटेड। सी पे चलते हैं, n3 l3 तो पॉसिबल नहीं है, ये भी नॉट परमिटेड। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, अगर l 0 हुआ तो m भी क्या होना पड़ेगा, 0, तो मतलब ये भी नॉट परमिटेड है। तो आंसर क्या होगा, बी, सी और डी। क्लियर है बात है। अगर l की वैल्यू 0 हुई तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 ही पॉसिबल है, -1 पॉसिबल नहीं है। तो और क्वेश्चन करते हैं। l की वैल्यू 2, कौन से वाला, डी ऑप्शन। हाँ m3 है, l2 हो सकता है, पर m तो नहीं हो सकता -3। अगर l की वैल्यू 2 हुई तो m क्या होगा, -l से लेके +l, तो -2 से +2 होना चाहिए, तो -3 तो पॉसिबल नहीं है। मतलब पूरा सेट ऑफ क्वांटम नंबर की बात होनी है ना, कि वो पॉसिबल है या फिर नहीं। चले आगे, लिखो जल्दी से। कौन से वाले में, हाँ n अगर 3 हुआ तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके n-1 तक, तो n3 तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 तो हो ही नहीं सकती। अगर n फिक्स है 3 तो l की वैल्यू तो 3 हो ही नहीं सकती। n की वैल्यू क्या, l की वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1 तक। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। कह रहे गिवन ऑर्बिटल is labeled by magnetic quantum number m is equal to -1. This could not be s orbital, p orbital, d orbital, f orbital। कह रहे इनमें से कौन सा ऑर्बिटल वो नहीं हो सकता, ये होगा। सोच लो आराम से, सभी सोच लो, क्या जल्दबाजी है, आराम से करना होता है, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, फिर सोचो करना क्या है। मतलब m की वैल्यू -1 फिक्स करिए ना, तो कह रहा है कि कौन सा इनमें से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। ये आ रहा है क्या सभी का, कैसे पता चला तुम्हें, एस ऑप्शन के लिए एल की वैल्यू 0, तो एम तो 0 होना चाहिए, -1 तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, अगर एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0, तो एम क्या हो सकता है, सिर्फ 0, कभी -1 पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, कर लेंगे ऐसा। अगला बताओ, एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, देखते हैं याद है नहीं है तुम्हें। The maximum number of electrons
in a subshell is given by 4l minus 2, 4l plus 2, 2 times of l plus 2, 2 times of n square. The maximum number of electrons in a subshell is given by, एक ही होगा, फॉर्मूला तो एक ही हो सकता है। आराम से एक बार, ए किसी को लग रहा है, बी, बी किस किस को लगता है, सी, सी किसी को लग रहा, डी, डी भी लग रहा है किसी को, क्योंकि हमने सीधा फॉर्मूला लिखा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल 2 इंटू में 2l प्लस 1। क्या कह रहे, इन एन ऑर्बिट है वो, तो ये किस में पूछ रहे हैं, सबशेल में, तो क्या आंसर होगा, उसको ओपन करके लिख दो 4l प्लस 2, क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो गया। क्या हो गया, मिनिमम तो 0 हो सकते हैं, भरो ही ना, मिनिमम तो 0 हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैक्सिमम की तो बात करेंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन है नहीं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0, तो मिनिमम पे तो क्या ही पूछेगा। देख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Calculate number of orbitals in H subshell. H सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सोच लो आराम से। कितने, 11 है, तो पक्की बात है क्या, और तेरे 11, और बताओ कैसे पता चला, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं अपने पास, एस पी डी एफ जी आएगा, फिर क्या आएगा, एच, एच चलेगा। एल की वैल्यूज अगर बात करें, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, 3, एच के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या था, 12 प्लस, तो अप्लाई कर दो, 5 to 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11, कर पाएंगे, आसान है। अब देखो थोड़ी सी एक रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, सबशेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, पहले मेन एनर्जी शेल, फिर क्या होता है सबशेल, तभी उस पर फिर आगे क्वेश्चन करते हैं ना। किसी भी शेल को, सबशेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे एन एल और उस पे एक्स लिखते हैं। ये एन क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या बताएगा कौन सा सबशेल है। अब वो ना एल की वैल्यू नहीं रखते, यहाँ पे एल की जगह रखते हैं एस पी डी एफ, ताकि बता दे कौन सा सबशेल है ना। और एक्स क्या बताता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने हमने भर रखे हैं ना। एन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब एजीमुथ हालांकि उसको बोल देंगे, क्या बताएगा सबशेल, और एक्स क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जितने भी फिल कर रखे होंगे हमने, मान लो 4d5 लिख दे, उसका मतलब n इज इक्वल टू 4, उसका कौन सा सबशेल, डी सबशेल, इलेक्ट्रॉन कितने उसमें 5। तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करने वाले, इलेक्ट्रॉन की बात हम फिलिंग आगे करेंगे ना। अभी मैं तुमसे अगर सिंपल से एग्जांपल पूछूं, मैं लिख दिया
3p सब शेल। इसका मतलब बताओ n की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू बताओ। p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये पता चल गया ना p सब शेल है, तो p सब शेल के लिए कितनी वैल्यू होगी उसकी 1। तो क्या हो जाएगा l की वैल्यू 1। ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं 4f, इसके बारे में बताओ किसमें, और बाइटल तो फिर और रिप्रेजेंट करना पड़ेगा px या py या pz, है ना। अब बताओ 4f में n की वैल्यू, l की वैल्यू 3 होगा क्या, कैसे पता चला, f सबशेल के लिए l कितना होता है 3। तो ऐसे हम बता सकते हैं। अब इसके अंदर ऑर्बिटल के लिए अगर वो स्पेसिफाई कर दे, मान लो बोलते कि ऐसा बोल देता dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, वो तो स्पेसिफाई करेगा फिर कौन सा क्या है ऑर्बिटल प्रेजेंट, है ना। पर ऑर्बिटल की बात नहीं करता वो, मेन क्या बात करता है, सिर्फ सबशेल बताता है, n बताएगा और फिर कौन सा सबशेल है, कि मेन एनर्जी शेल का कौन सा सबशेल होने वाला है ना। बताओ। हाँ, सब शेल के अंदर कितने होंगे, जैसे मान लो मैंने 3p सब शेल लिख दिया, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं है, तो मैंने पूरा एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन आगे फिल करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन की कोई फिलिंग नहीं कर रहे ना। अभी सिर्फ किसकी बात करेंगे, क्वांटम नंबर्स की, n l m, इनकी वैल्यूज की बात करेंगे ना। अच्छा, कौन बताएगा, तू बता भी सक्षम, n इज इक्वल टू 1 में कौन कौन से सब शेल प्रेजेंट होते हैं 1 में, एस एस एग्जिस्ट करेगा, पी एग्जिस्ट नहीं करे। एन की वैल्यू 1 तो एल की वैल्यू सिर्फ 0, तो कौन सा सबशेल होगा एस। एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की वैल्यू 0 या फिर 1। 0 स्टैंड फॉर एस सबशेल, 1 स्टैंड्स फॉर पी सबशेल, तो मतलब कौन से एग्जिस्ट करेंगे, एस भी एग्जिस्ट करेगा और पी भी। तो दोबारा से लिखते हैं, एक बार ये नोट कर लो, लिख लिया सभी ने क्या, एफ सबशेल का एल क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ। अरे ये क्या बात कर रहा है, हाँ गिन के देख, दोबारा से गिन। एस के लिए क्या होता है, पी के लिए 1, डी के लिए, एफ के लिए, ऊपर तो लिखा हुआ है वो सामने, गिन के इस लाइन एक से थोड़ा चलानी, 0 से चलानी है, 0 1 2 3, 34 आ जाएगा ना फिर। थोड़ी सी एक रिप्रेजेंटेशन की, इसी में एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं ना। जैसे अब कौन से मेन एनर्जी शेल में कौन कौन से सब शेल एग्जिस्ट करते हैं, पर उसका रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे, कैसे लिखा जाएगा उसको। पिछला काम पूरा ये सभी का कर लिया गया। चले आगे, अब देखना फिर से एग्जांपल लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो l की सिर्फ पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 0। अच्छा, l 0 मतलब n इक्वल टू में सिर्फ कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करेगा, s सबशेल, और उस s को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1s लिखोगे, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो कौन सा हो गया, सिर्फ n इज इक्वल टू 1 में एक ही सबशेल होता है, कौन सा 1s। अगर बात करें n इज इक्वल टू 2, बताओ l की पॉसिबल वैल्यू 0, और क्या हो सकती है 1। 0 स्टैंड फॉर और 1 स्टैंड्स फॉर डी, मतलब कौन कौन से सबशेल एग्जिस्ट करते हैं 2s और 2p, 2s भी एग्जिस्ट कर सकता है और 2p भी, क्लियर है बातें। फिर अगला बताओ n इज इक्वल टू 3 में क्या होगा 0 1 और 2। 0 स्टैंड फॉर S सबशेल, 1 स्टैंड फॉर P और 2 स्टैंड फॉर D, मतलब n इक्वल टू 3 में S P D तीन एग्जिस्ट करेंगे, कौन से 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा, क्लियर है। ऐसे n इक्वल टू 4 में लिखें तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3, कौन कौन से सबशेल एग्जिस्ट करें S, फिर P, उसके बाद D और उसके बाद F, तो इसके नाम कैसे लिखेंगे 4s
फिर 4p, 4d और 4f ऐसे सब शेल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। फिजिक्स कहाँ पे जा रहा है? शॉपिंग चल रहा है। और मैथ्स ये दे। मैथ्स में 8 बजे होता है मैथ्स। वहां तो सिलेबस स्टार्ट होगा मैथ्स का। कहाँ तक पहुंच गए? अब क्या चल रहा है? कौन सा चल रहा है अभी? रिलेशन। लिख लो तो बताओ, चले आगे। चलो अब एक सवाल बताना फिर। अब इसको क्वांटम नंबर से रिलेट करते हैं ना। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 4d इलेक्ट्रॉन, कि अगर 4d सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है। अब 4d के लिए अप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि सही तो लग रहा था। अप्लाई किसके लिए करना है? 4d सबशेल के लिए। हाँ होएगा 4d, तो अभी तो लिख के आए हम n इज इक्वल टू 4 में। तुम डायमेंशन सोच रहे हो ना? डायमेंशन सोचा था। n इज इक्वल टू 4 में d सबशेल एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। डी ऑप्शन। सोच ले आराम से, क्या जल्दबाजी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से सोचना है। ये ऑप्शन आ रहा है, और बताओ। डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी? 2। एफ के लिए 3 होती है। फिर गलती कर रहे हैं, 0 1 2। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तो अगर अपने पास कोई 4d सब शेल है तो एन की वैल्यू कितनी नजर आ रही है अपने को? 4। और डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अच्छा, एम का तो इसने कोई कमेंट ही नहीं करा। एम तो -2 से +2 कुछ भी हो सकता था। और एस की पॉसिबल वैल्यूज +हाफ या फिर -हाफ। तो क्या ए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बी ऑप्शन क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि क्या परेशानी थी इसमें? S0 दिया हुआ था ना। सी और डी वैसे नहीं हो सकते, L3 बोला हुआ, मतलब कौन सा है? तो एफ सबशेल की बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सर अगर ऑप्शन में जैसे कि एस की पॉजिटिव वैल्यू सेम नंबर जब आपकी और एस की नेगेटिव नेगेटिव, फिर दोनों पॉसिबल। हम देख के ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रहा होगा ना। तो एस की पॉसिबल वैल्यूज +हाफ या फिर क्या हो सकता है? -हाफ। अब वो इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिन वाला है वो हम वैसे नहीं बता सकते ना। तो आगे हम जब पढ़ लेंगे रूल तब एक लिख देंगे। बाय कन्वेंशन हम ऐसे करते हैं, पहले सारे +हाफ वाले फिल करते हैं, तो वो बाय कन्वेंशन वो आगे बातें आएंगी। चलो अब एक क्वेश्चन कौन बता देगा? कोशिश कर रहा दिमाग लगाने की ना। आसान से सवाल है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है।
सिंपल सिंपल उसी पे तो चल रहे हैं जो चार क्वांटम नंबर पढ़े हमने। तो पहले थोड़ा सा आसान वाला कर लेते हैं। बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, ऑप्शन दे दूंगा। इन n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल इज। ये जो गलत करे वो आज ही पढ़ाई छोड़े, हाथों हाथ, उसको कोई हक नहीं है पढ़ने का। कह रहे n इज इक्वल टू 3 में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए? क्या होता है n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? सही है क्या? जो ये गलत कर दे वो फिर आज ही सोच ले कि बस हो गया IIT आज से ही। चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो एक। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन पे क्वेश्चन करते हैं ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम having n is equal to 4, l is equal to 2। कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन किसी एटम में हो सकते हैं जिसके n की वैल्यू कितनी हो 4 और l की वैल्यू क्या हो 2? यानी कि मैक्सिमम ही निकालने होते हैं अपने को ना, कि मैक्सिमम कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनमें n की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 और l की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। m और s कुछ भी हो सकता है, जो भी मन करे तुम्हारा, बस ये n और l फिक्स है ना, ये फिक्स करना है। आज बताओ सोच के 10 कैसे सोचा तूने? 2 इंटू 12 प्लस 1 ऐसा क्या ना, वो भी नहीं करा तूने तो। तब भी फिर 2 इंटू 12 प्लस 1 से तो 10 कितने बने? 10 बनेगा। अच्छा कैसे सोचा तूने ये बात? अच्छा तूने n के साथ कुछ नहीं करा, l के साथ करा ऐसा? और सोचो भाई। अच्छा N4L2 कौन सा सबशेल होगा? डी सबशेल। कौन सा? n इज इक्वल टू 4 का। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि N4L2 का मतलब कौन सा सबशेल हो गया? 4D हो गया। ये वाला है ना अभी। अब मैंने फिक्स कर दिया 4D। अच्छा 4D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। ये तो याद कर लो। एस में कितने? पी है, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। लिखे हुए क्या हमने ये? तो 4D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। क्या देखना 4D में जितने भी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे सभी का क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी रही होगी? 4। l की वैल्यू कितनी रही होगी? 2। चेंज क्या होगा उसमें? m और s। फिर डी में आगे बात करोगे जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या चेंज हो रहा होगा? m और क्या चेंज हो रहा होगा? s। पर n और l तो सभी 10 इलेक्ट्रॉन का फिक्स होगा क्या? सभी 10 इलेक्ट्रॉन का n और l क्या हो जाएगा? फिक्स। तो कितना आएगा यहाँ पे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। अब इससे एक और आगे चलते हैं। चलो अब ये तीनों करने हैं। n 3 होना चाहिए, l 1 होना चाहिए और m क्या होना चाहिए? 0। डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सीधे याद कर ले, टेबल देख बना रखे हमने। एस में कितने आते हैं? 2, पी में 6, डी में 10। देखिए एक बार डी में एल की वैल्यू 3 होती है वो तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? देख एक बार टेबल बनाया था हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर के टाइम पे। वैल्यू ऑफ एल, फिर लिखा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर लिखे थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितना आ रहा है? 6। तेरा 2, 2 और बताओ 6,
सोच लो आराम से, आराम तसल्ली से सोचो। अच्छा 6 कब होता? जब n3 और l1 होता। तुमने m तो कंसीडर ही नहीं करा, m भी तो कंसीडर करोगे। अभी तक तुमने सिर्फ ऊपर वाले से रिलेट करा है क्या? कि तुमने करा n3 l1 कौन सा सबशेल हो गया? 3p हो गया क्या? अभी तो देखो यहां तक अगर तुमने कंसीडर करा n3 l0 l1, सुनते रहना आप ध्यान से। ये 3p सबशेल होता है। इस 3p में कितने होते हैं? 3px होता, 3py होता, 3p क्या होता? z। तो किसी एक ऑर्बिटल के लिए तो m0 होता। इस 3p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? कौन सा होता है? एक 3px होता, एक 3py होता और एक क्या होता? 3pz। यही होता ना। किसी एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू फिक्स होती है क्या? हमने इसके लिए तो वैसे भी लिखा हुआ है, इसके लिए m की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। कितना होता है? 0। मतलब अगर किसी में बात करें हम n3 l1 m0, मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 3pz हो गया क्या? स्पेसिफाई कर दिया हमने कौन सा हो गया? 3pz। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो क्या आंसर होगा? 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अरे अब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अगर तुम ले लेते पी वाले सारे, तो उसमें तो m-1 भी होता और m+1 भी होता क्या? पर अपने को m सिर्फ क्या करना था? 0। m0 कितने ऑर्बिटल का होगा? एक ही तो ऑर्बिटल होगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो सिर्फ 2 ही ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें n की वैल्यू क्या होगी? 3, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जब m स्पेसिफाई कर देना एक ही नंबर, ये याद कर लो, रट जाओ बातें। अगर m फिक्स कर दे भाई, n भी चला दे, l भी चला दे, m भी पहुंचा दे, तो हमें एक ऑर्बिटल तक पहुंचा दिया उसने। तो पहले शेल, फिर सब शेल, फिर कहाँ पहुंचा दिया उसने? ऑर्बिटल पे। अब अगर एक ऑर्बिटल पे पहुंचा दिया, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके 3 क्या रहे होंगे? क्वांटम नंबर्स रहे होंगे ऐसे। तो ये अब सीक्वेंस याद कर लो। अगर सिर्फ n गिवन हो, फॉर्मूला लग जाएगा क्या? 2n²। n और l गिवन हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे निकाल दो? l से निकाल दो। अगर तुम्हें n और l दे दिया तो किससे निकाल दो? l से। जैसे ऊपर वाले में l से निकाल देते, l की वैल्यू 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला 2 × 2l+1, क्या आता आंसर? 10 आ जाता। अगर n, l और m दे दे, कहां तक पहुंचा दिया? ऑर्बिटल तक। कितना आंसर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इससे आगे एक और चलते, अगर s भी फिक्स कर दे। अब देखना, अगर मैं इसके बाद s भी फिक्स कर देता, तो अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब एक प्लस हाफ होता और एक क्या होता? माइनस हाफ। तो अगर मैं बोल देता प्लस हाफ होना चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता? 1। तो ये आगे एक रूल भी बनेगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहता है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकते। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम पॉसिबल नहीं हो सकते ना। कितने मैक्सिमम सेम हो सकते हैं? 3। चौथा तो पक्का डिफरेंट हो जाएगा। चौथा पक्का क्या हो जाएगा? डिफरेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो एक प्लस हाफ भरते हैं, क्या भरते हैं? माइनस हाफ। मतलब एक क्लॉकवाइज वाला और एक क्या? एंटी क्लॉकवाइज वाला ना। ये नोट कर लिया यहां तक सभी ने? इसके आगे एक और क्वेश्चन लिख दें। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम having n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to plus half। क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? सब कुछ चारों क्वांटम नंबर दे दी तो क्या होगा? एक ही होगा। मतलब और कुछ पॉसिबल नहीं है ना। है सबशेल 4s है। n4 l0 कौन सा सबशेल हो गया? 4s हो गया। ऐसे तो शो करते थे 4s को। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने ऐसा। दूसरा तो फिर क्या आता? माइनस हाफ वाला। चलो अब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल पे खेलते हैं ना। कह रहे इफ एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट maximum of 3 electrons
देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n इज इक्वल टू 3। अब क्या, जैसे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? दो। कह रहा अब दो नहीं आएंगे, अब कितने आ सकते हैं? तीन आ सकते हैं। तो बताओ n इज इक्वल टू 3 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने आएंगे? एक बात बताओ, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है और वाइटल में कितने हैं, तो है तो हमने वो निकाला है कंप्लीट एटम इसमें कंप्लीट एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, वो तो एटम बताना पड़ेगा ना, वो तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं वो तो। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाला है तो हाँ। और वाइटल का हुआ किस में दो इलेक्ट्रॉन निकाले? हाँ, वो तो किसी एक एटम में हमने एक ऑर्बिटल में, अब टोटल नंबर वो थोड़ा ना पता है हमने वो कितने इलेक्ट्रॉन, वो तो कोई एटम बताएगा एटॉमिक नंबर तभी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे उस पूरे एटम में जिसकी n की वैल्यू कितनी रही होगी? 3, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू क्या रही होगी? 0। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो तो पता ही नहीं हमें। सर वो तो निकालना नहीं, अगर एटम तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा है एटम आंसर बोलने का, किस में निकालना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। निकाल नहीं सकते, एटम में इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। एटॉमिक नंबर मैं बोल दूं हाइड्रोजन में बताओ कितने एटम है, हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, मैं और निकाल के दूंगा। हाइड्रोजन में कितना होता है? एक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एक है। जैसे एटम में नहीं निकाल सकते ना, किसी शेल में मैक्सिमम फिल कितने हो सकते हैं वो निकाल रहे हैं। ये क्या है? मैक्सिमम फिलिंग है ना। अब जरूर थोड़ा ना कि हर एलिमेंट में मैं फॉर्मूला लगा दूं n इज इक्वल टू 2 तो इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर ना, वो तो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी। अब इस रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी 50 बच्चों की, मान लो बैठे तो 10 ही हैं, तो वो तो मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन सब शेल्स में आगे फिल होंगे। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? कैसे पता चला? 3 आंसर ले रहे हैं क्या हम? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लें क्या? ऑर्बिटल्स क्या होंगे? n का स्क्वायर होगा क्या? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो जाएगा? 27। ये तो आसान हो गया। थोड़ा सा मुश्किल करते हैं अब सवाल को ना, एल चेंज करते हैं। अब अभी क्या चेंज करा है? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन करे हमने? 3 ना। अच्छा, एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या थी? 0 से लेके n-1। चेंज कर दें, अब कुछ नया बनाते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। लिख लेंगे यहां तक, चले आगे। चलो क्वेश्चन देखो, कह रहे इफ वैल्यू ऑफ L कैन बी 0 to n+1। अब L की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? 0 से लेके कहां तक? n+1 तक, n-1 तक नहीं, अब कहां तक है? n+1 तक ना। हाइपोथेटिकल सवाल है, बना सकते हैं ऐसे कुछ भी। करेक्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n इज इक्वल टू 2। कि बताओ n इज इक्वल टू 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? m की वैल्यू ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, आगे कोई छेड़छाड़ नहीं करी, सिर्फ किस वैल्यू में छेड़छाड़ करी है? l की वैल्यू में ना, कि l की वैल्यू 0 से n-1 तक ना होगी, कहां तक है? 0 से लेके n+1 तक। सोचो, अब एक पेन चला के देखना पड़ेगा ना। तूने पता है 0 से n+1 लिया, तूने सिर्फ n+1 लिया, तो सीधा l क्या चिपका दिया? 2 + 1 3। यही करा ना, 0 से लेके कहां तक है? n+1 तक, सारे कंसीडर कर। n की वैल्यू 2 है तो पहले पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l निकालो, फिर देखो उससे कौन कौन से सबशेल हो सकते हैं। हर सबशेल में इलेक्ट्रॉन बताइए, s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, p में 6, d में 10। कितना है? समझ गए? 30 21।
ना। हाँ हाँ, वो तो अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो फॉर्मूला वैलिड होता ना n-1 पे। 34 जोड़ने में गड़बड़ है तेरे, एक बार ढंग से जोड़। 0 से n+1 तक ले लो l की वैल्यूज। फोर्टीन 14 कैसे? पहले 2 से 5 मतलब है तो 14 गलत, पर कैसे का आया वो बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम ये सोच रहे हो 32। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, n 2 मान ले, बोला ही इसने 2 मान क्या ले, n तो 2 है। अच्छा अगर n2 है तो l की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है? n+1 तक। देखो ये सही है क्या? 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। सुनो एक बार ध्यान से, ये सही है जो मैंने लिखा सामने। अगर n2 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, और क्योंकि इसने क्वेश्चन बोला ना 0 से कहां तक लेना है, n+1 तक। अच्छा l0 कौन सा सबशेल होता है? l1, l2, सही है। अच्छा बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस में 2, पी में, डी में और एफ में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 + 6 + 10 + 14 कितना बन गया? सही है फिर 32 आया। दूसरा क्या तरीका समझा मेरे को भी। एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12, मतलब 12+1 का ट्वाइस। हाँ एल की वैल्यू पुट करो, हाँ, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 1 2 3 पुट करें तो वहाँ से 6। तो तूने बार बार पुट कर, मेरे याद ही थे। वो 2 × 2l + 1 करते हैं तो एस में कितने होते हैं? 2, पी में कितने होते हैं? 6, डी में 10, एफ में 14। तेरे भी तो वही है, यही तो बने होंगे। 2 6 10 16 मेरे डायरेक्ट याद थे, मेरे को बार बार फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो ये याद ही रखना है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, पी में, डी में 10, एफ में 14। या ऑर्बिटल याद कर लो, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3, डी में 5, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहते हो, एक और छेड़छाड़ कर दे एम की वैल्यू के साथ भी कर देंगे? क्या लगता है कर दोगे क्वेश्चन पे? गलत नहीं बताना, फिर बताना सही है। चलो फिर एक और करते हैं हाइपोथेटिकल पे ना। सिंपल सा क्वेश्चन, मुश्किल तोड़ना है, ये क्या करना है, सिर्फ एक नई चीज ही तो ऐड करनी थी। सब चल अपने को पता ही था, कोई एक ही छेड़ेगा, या तो एम छेड़ दिया या एल छेड़ दिया ऐसे, या एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चेंज कर दिया, बस इतना कुछ करेगा। चलो एक और लिखो, नोट कर लिया था क्या सभी ने? परमिटेड वैल्यूज ऑफ m r -l to l+1 इंक्लूडिंग 0। जैसे पहले -l से क्या लेते थे? +l। अब क्या लेना? -l से लेके l+1 तक ना। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n = 2।
क्या कह रहे हैं? n की वैल्यू 2 है। क्या कह रहे हैं? क्यों ऐसा? l की वैल्यू तो 0 से लेके n-1 तक होती है। l के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी। m के साथ छेड़छाड़ करिए ना, -l से क्या कर दिया, l+1 तक। तुम पहले n और l लिख लो, फिर वो जो l की वैल्यूज आई उसके लिए m की वैल्यूज लिख लो। तो जितनी m की वैल्यू आती है उतने ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं क्या? ये बात बताई थी, जितनी वैल्यूज ऑफ m उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना। m की वैल्यूज हर l के कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू होगी। कितना बनेगा? 8 तो वैसे ही होता अगर कुछ छेड़छाड़ ना करते तो ही। 2n² 8 ही ना होता। फिर n का टोटल 4 है और ऑर्बिटल में 2 आएंगे तो 8 ऑर्बिटल्स तो बढ़ जाएंगे, 4 ऑर्बिटल आएंगे, नहीं ज्यादा आएंगे ऑर्बिटल्स। सोचने दें, 20 तो ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा 20 तो। आंसर आना चाहिए शायद 12 लग रहा है ऐसा। लग रहा है ऐसा, तू बता तेरे को क्या लग रहा है? ये सही है? सर पहले ही बताओ, l 0 और 1 आएगा क्या? इसके लिए m निकाल लो। आराम आराम से, एक सेकंड तसल्ली रखो। पहले इसके लिए निकाल लें वैल्यूज ऑफ m। कितनी होंगी? 0 और +1। इसके लिए निकालो वैल्यूज ऑफ m। क्या होगा? -1 0 +2। सही है। अच्छा, 2 वैल्यूज यहाँ पे आई, मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए? 2 ऑर्बिटल यहाँ हो गए। यहाँ कितने ऑर्बिटल हो गए? टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4 + 2 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12 नहीं हो जाएंगे? अब L तो वही था जो हमें पता था, पर L के बाद जब M निकालना था तो वैल्यूज कहां लेनी थी? -L से कहां तक? l+1 तक इंक्लूडिंग 0। तो अगर L 0 था तो क्या होगी वैल्यू? 0 और 1। और जब L की वैल्यू 1 होगी तो M क्या होगा? -1 0 +1 और +2। तो पहले वाले से 2 ऑर्बिटल, दूसरे वाले से 4। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 6 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अलग क्यों निकली मतलब? वाह, तुमने तो खतरनाक बात कर दी है। तो ये S सब शेल का M की वैल्यू बताइयो। L क्या होगा? 0। M क्या होगा? P सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। L की वैल्यू 1, M की वैल्यू, तो क्या ये वाला 0 और वो वाला 0 क्या मान ले एक ही ऑर्बिटल है? वो S का है, वो P का है, अलग अलग नहीं है। अरे अलग अलग नहीं है क्या दोनों? तो L = 0 किसके लिए होता है? L = 1 P के लिए। तो वो अलग अलग सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल होंगे। अब ये थोड़ा ना कि वो 0 और 1 एक ही कंसिडर कर लें, सेम थोड़ा ना। S तो 0 तो सभी में आएगा। जब मैं S सब शेल के लिए M की वैल्यू रखूंगा तब भी 0 आएगा, P सब शेल के लिए M की वैल्यू निकालूंगा तब भी 0 आएगा, D में भी 0 आएगा। सभी में -L से +L इंक्लूडिंग 0 है। तो ऐसे क्या सारे 0 एक ही मान लें? अलग अलग सब शेल के होंगे तो, है ना। और वैसे भी अगर ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी ना, तुम दिमाग लगाते। -L से +L होना चाहिए था एक्चुअल में। तो l+1 कर दिया, मतलब एक ऑर्बिटल बढ़ा दिया हमने। कितना ऑर्बिटल बढ़ा दिया? एक। तो हर सब शेल में एक ऑर्बिटल बढ़ना चाहिए था। तो n = 2 में कौन सा सब शेल है?
एक एस और एक कौन सा है पी। एस में होना चाहिए था एक सब शेल, कितने कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 2। पी में ऑर्बिटल होने चाहिए थे 3, कितने हो जाएंगे 4। तो टोटल कितने हो गए 6। टोटल कितने हो गए 6, सीधा आंसर आ गया। तो 6 तो कितना हो गया 12। इधर लिख के देख लो, जहां वो छेड़छाड़ करता है वहां तक उसकी कर दो ना। अब इसने एल और उसके साथ नहीं करा ना, एन जितना था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू 0 से n-1 चलनी थी, हमने लिख दिया 0 1। पर जब m की बात करी उसने तो m की नंबर से कोई मतलब नहीं है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m उतने ही क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। m की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है उतने क्या होते हैं ऑर्बिटल। जैसे s सब शेल में l की वैल्यू 0 तो m सिर्फ एक ही वैल्यू होता है 0, कितना ऑर्बिटल होता है 1। जब कौन सा देते हैं p सब शेल तो क्या होता है -1 0 +1, कितनी वैल्यूज 3, ऑर्बिटल है 3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई m की 2, मतलब कितने ऑर्बिटल 2। वहां पे कितनी वैल्यूज आई 4, मतलब कितने ऑर्बिटल 4। तो टोटल कितने हो गए, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, तो कितने हो जाएंगे 12। आंसर बन गया। क्लियर है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं ना। तो एक बार मेरे को वो दो मॉड्यूल काम दे दें तुम्हें, थोड़ा बहुत कुछ तो करोगे। लाया कोई पहले कितने दिए मैं तुम्हें 55 तक दे दिए थे ना। अच्छा डी ब्रोगली वाले अभी तक नहीं दिए क्या तुम्हें। ओहो ये तो काफी सारा काम हो गया तुम्हारे लिए। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 56 से लेके सॉरी पेज नंबर है 37 69 तक। पहले वाले मतलब एक्सरसाइज 2 56 से 69 तक है ना। तो जाए यार आगे बताने दे। फिर 70 71 72 73 75 76 77 78 79 बीच बीच में से एक छोड़ना था ना 74। चलो बहुत है यहाँ तक करना। एक्सरसाइज 2 के नॉन मेडिकल वाले क्या ना, मेडिकल वाले में भी ऐसा टॉपिक होगा एक डी ब्रोगली वाला, डी ब्रोगली एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।